ये आखिरी पॉइंट है। यहाँ से आगे पापोसर के लिए किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। फैसलाबाद से हम लोगों ने अपना ट्रैवल सफर काफी लेट शुरू किया था ताकि हमें सिटी में कहीं भी ट्रैफिक ना मिले, और पहला फिलअप भी हमने हमारे घर के पास वाले पेट्रोल पंप से ले लिया था। लेट निकलने का मेरे को फायदा नहीं हुआ, सिटी के रश में हमें फिर भी फंसना पड़ा, जिस वजह से मोटरवे तक आते हमें काफी देर हो गई थी। पापा ने मोटरवे पे काफी अच्छी स्पीड मेंटेन की और उसका हमें फायदा ये होगा कि पीछे जो हमारा सारा टाइम वेस्ट हुआ था वो कलर का हर आते आते हमने सारा कवर अप कर लिया था। सर्दी यहाँ पे हमारे वहाँ से ज्यादा है। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपके एरिया में सर्दी कैसी है मुझे कमेंट में लाजमी बताएगा। इस्लामाबाद से नारायण का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 280 किलोमीटर है। इस्लामाबाद पहुंच के आप लोगों ने पेशावर वाली मोटरवे लेनी होती है और उस पर तकरीबन 37 किलोमीटर सफर करने के बाद आपने एबटाबाद की तरफ मुड़ना होता है, हजारा एक्सप्रेसवे की तरफ। हमने 20 किलोमीटर सफर किया था तो हमें मोटरवे से नीचे उतार दिया गया। वजह हमें नहीं बताई थी और हमें पता भी नहीं था कि हम कहाँ उतरे। गूगल मैप पे देखा तो हम लोग हसन अब्दाल के पास थे। मैंने मोटरवे हेल्पलाइन में कॉल की तो पता लगा कि पेशावर के बाद जो बुरहान वाला सेक्शन है इस पे फोग है, जिस वजह से मोटरवे बंद है। हसन अब्दाल टेक्सला सीधे फिर हमने अपना सफर ये लोकल रोड पर शुरू किया। गूगल मैप पे देखा तो पता लगा कि ये वो वाला रास्ता जो किसी टाइम पे जब मोटरवे नहीं बनी थी तो नारायण जाता था। रास्ता ये सुनसान था और इस पे फॉग भी थी। लेकिन फाइनली 20 किलोमीटर सफर करने के बाद दोबारा से पता नहीं अब ये कहाँ से हमने मोटरवे ली, लेकिन हम लोग वापस से हजारा एक्सप्रेसवे पे आ गए। ये अब सर्दियाँ ना धुंधों वाला रहेगा यहाँ पे, और जैसे जैसे सर्दी मजीद बढ़ेगी तो फिर ये धुंध वाला इस्लामाबाद वैसे आगे आगे भी मोटरवे पे चला जाएगा। हमने वैसे सफर रात को सफर करना नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले मैं 3-4 दिन पहले लाहौर गया था तो दिन को अंदाजा हो गया था कि उसे सफर नहीं होगा इसका इतना लंबा। तो ये कि अगर आगे सफर आप करते तो फिर कोशिश करेगा कि दिन दिन में सफर करें, रात का सफर मोटरवे पे अवॉइड करें, वरना इस तरह आपको उतार दिया जाएगा। क्योंकि अब आगे जैसे जैसे मैंने पहले सर्दी बढ़ती जाएगी तो धुंध भी बढ़ती जाएगी। बाकी तकरीबन जब आप हजारा एक्सप्रेसवे पे आते हैं तो 80 किलोमीटर सफर करने के बाद इसका लास्ट सर्विस एरिया आता है मानसरा के पास। ये जिम्मी का फैसलाबाद से मानसरा तक जितना तेल लगा है कार का इतना नारायण तक लगना था। वैसे मेरी मर्जी कार पे आने की थी, लेकिन जब मैं शाम में उठ के पापा के पास आया तो पापा की मर्जी थी कि जीप पे जाए। जीप पे थोड़ा खर्चा ज्यादा हो जाता तो मैं लालच करा था कि कार पे जाए, लेकिन कि पापा ने इसको टायर वायर नए डलवाए हैं तो पापा की मर्जी थी कि इस पे जाए। इस पे क्या थकावट कम होती है, कार में थोड़ी थकावट हो जाती है। बस अब ये कि पापा चाय पी ले तो अपना फिर आगे सफर शुरू करते हैं नारायण के लिए। सफर टोटल यहाँ तक 426 किलोमीटर कर लिया है। अब ये कि यहाँ से बस नीचे उतरना मोटरवे पे, नीचे उतरना मोटरवे से। ये मानसरा सर्विस एरिया से 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मानसरा के पास इसकी एग्जिट आती है और यहाँ से हमने ये मोटरवे छोड़ दी थी। मानसरा के बाद नाइस्टिक ऑप्शन आपसे यहाँ बालाकोट में भी है। और अगर आप दिन में सफर करते हो और आपको बालाकोट आते तक शाम हो जाते तो फिर मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि विंटर्स में ना बालाकोट में नाइट स्टे करेगा। बालाकोट से पारस तक रोड कंडीशन जो है वो ठीक है, बस बीच में आपको एक आधा इस तरह का खराब पैच मिलता है जो कि इतने मसले वाली बात नहीं है। बाकी जैसी कगान वाली शुरू होती है तो आपको यहाँ पे 200 रुपीज की पर्ची लेनी पड़ती है, आते हुए भी और जाते हुए भी। हमें पेट्रोल की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन पारस से आगे जो पेट्रोल है ना वो नारायण में मिलता है। नारायण ऑफ सीजन होने की वजह से मुझे कंफर्म है कि वहाँ पे पेट्रोल पंप जो है ना बंद हो गए होंगे, इसलिए फिर पारस से टैंक फुल करा लिया। अगर नारायण में पेट्रोल ना भी हो तो फिर टेंशन नहीं होगी। ये पारस के बाद महानरी आता है और सीजन में जैसे ही महानरी वाला ब्रिज क्रॉस करते थे तो रोड का टॉर्चर शुरू हो जाता था। मतलब यहाँ से कागान तक रास्ता जो था वो टूटा था, लेकिन अब ये रोड बहुत अच्छा बन गया है। मतलब कि महानरी से नारायण तक की रोड ठीक है, बस आपको बीच में एक आधा इस तरह का छोटा खराब पैच मिलता है जो कि इतने मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आजकल विंटर्स है तो नारायण से 10 किलोमीटर पहले आपको उस रोड पे ब्लैक आइस मिलती है ठीक ठाक, और उस पर गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप होती है तो यहाँ पे अपने गाड़ी की बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। ये आखिरी 10 किलोमीटर का रास्ता मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि पापा सो गए तो यहाँ से आकर ड्राइव मुझे करनी पड़ी थी। ब्लैक आइस का इशू नहीं है, काफी हद तक तो मेल्ट हो गई है, लेकिन जहाँ के सूरज नहीं पड़ता वहाँ अभी भी है। तो बस ये आखिरी 10 किलोमीटर में कोशिश करेगा जो ट्रैवल है ना वो अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में अवॉइड करे। नारायण में तो होटल का सीन थोड़ा सा ऑफ ही है। मतलब जिस होटल में मैं जाकर रुकता था ये भी उन्हीं की बिल्डिंग है, लेकिन जहाँ पे मैं रूम लेता था वहाँ तो मुझे रूम मिला ही नहीं है। और अभी ये रूम कितने का है इसका भी मुझे आइडिया नहीं, तो वो सारी चीजें मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर में। मौसम चेंज हो गया, अच्छा 90% हो गई।
ले नाश्ता तो करें। फिर हो नाश्ता गया। करें? नहीं, मैंने नाश्ता किया जी। पहले मर्जी थी नाश्ता करके सोने की, लेकिन अब दिल कर रहा है कि आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12:04। तो ये कि अभी हमें आगे पता नहीं है कि कहाँ तक जाने देते हैं, और अगर बाउसर तक जाने दो तो समझे कि यहाँ से तकरीबन 3 घंटे तो बाउसर टॉप तक लग जाते हैं। तो अगर सो गए तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे कहाँ तक रास्ता खुला हुआ है, ब्लैक आइस कहाँ तक और कार्स इजीली कहाँ तक जाती हैं। नारायण बाजार और थोड़ा सा आगे जाके कहीं भी ब्लैक आइस नहीं आती, मतलब यहाँ पे धूप लगती है, इस वजह से जो ब्लैक आइस थी वो भी पिघल गई है। ग्रीनरी एक नारायण में पूरी तरह खत्म हो गई है। जैसे नारायण से आगे राफ्टिंग पॉइंट आता है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ब्लैक आइस मिलती है, लेकिन इतनी इशू वाली बात नहीं है। हमें लगा था कि हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन इनसे थोड़ी सी बातचीत करने के बाद अंदाजा हुआ कि अगर आपके पास अपनी 4x4 और स्नो चेन है तो यहाँ से आगे छोड़ देते हैं। तो हमने इनको बताया कि हमारे पास ये दोनों चीजें और एक्सपीरियंस भी है हमें स्नो पे चलाने का। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप अपना CNC जमा करवा दे और यहाँ से आगे चले जाए, लेकिन यहाँ से आगे ब्लैक आइस बहुत ज्यादा, तो आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। हमें लगा क्या ही हो जाएगा, लेकिन उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। हमने अपने टायर्स में थोड़ी सी हवा कम रखी थी, जिस वजह से ना ब्लैक आइस पे हमें ना स्नो चेन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इस पैच की वजह से वो लोग सोच से आगे नहीं जाने देते, क्योंकि सोनी वाटरफॉल के पास ये पैच है। एक तो ये बहुत बड़ा पोर्ट होल है, उसके अलावा ये ब्लैक आइस भी है। तो हमने भी 4x4 लगा के तो सोचा कि अब गुजरना तो है, तो चलते हैं इसमें से। बाकी सोनी वाटरफॉल से हमें आगे कहीं भी ब्लैक आइस नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे वैसे ऊपर पहाड़ों पर स्नो बढ़ती जा रही थी। और नहीं जी, बाबूसर वाली बात तो नहीं है। ये बाटा कुंडी से आगे किसी गाड़ी को भी अलाउ नहीं है, 4x4 को भी नहीं अलाउ करते, क्योंकि वो कहते हैं ब्लैक आइस बहुत ज्यादा है। और एग्जैक्टली 1 साल पहले, मतलब कि 17 नवंबर, अभी ये 25 नवंबर हो गई, 15, 16, 17 नवंबर, इसी जगह पे हम लोग आए थे और यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन तब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो थी, मतलब चारों तरफ स्नो पड़ी थी। अभी है कि इस साल इतनी ज्यादा स्नो नहीं है, जो पड़ी थी वो भी मेल्ट हो गई है। बाटा कुंडी पे होटल्स वगैरह बंद है, तो नाइट स्टे आपके पास जो है वो नारायण में ही है। और नारायण से आगे आने का कोई फायदा भी नहीं है। ये कि लेक और लेक सैफरन का रास्ता खुला हुआ है, वहाँ पे थोड़ी बहुत स्नो भी पड़ी हुई है और जीप्स वगैरह भी जा रही है। 3,3500 आजकल जीप का ले रहे हैं, और सैफरन लोग चले जाए वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अपनी गाड़ी पर नारायण से आना आगे हमाकत, अगर आपके पास स्नो चेन नहीं है स्पेशली। मैं तो वहां से आके सिर्फ मोबाइल ही चला रहा था, मुझे पता नहीं लगा कब मुझे नींद आ गई है। अभी टाइम हो रहा है 7:22। तो देखते कि नारायण बाजार की क्या सिचुएशन है, लेकिन उससे पहले सर्दी का कुछ करना पड़ेगा। मैं अभी उठूं, मतलब ठंडी जो हवा है वो नाक के अंदर जा रही है, उससे मेरी आँख खुली और हाथ भी सूल हो रहे हैं कमरे के अंदर। तो पहले सर्दी को कुछ बंदोबस्त करता हूँ। मुझे पता था कि सर्दी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए मैं सर्दी का इस दफा ये वाला तोड़ अपना ना लेके आया था। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर तक ना जैकेट चली जाती है। अब मैं रेडी हूँ, मुझे कहीं भी जाना पड़े तो मसला नहीं बढ़ेगा। और अगर आप लोग भी आते तो मैं अगेन 12 बोलोगे सर्दी की तैयारी करके आएगा। ये सर्दी बड़ी अजीब किस्म की होती है, नारायण वाली। नारायण बाजार आप कह सकते हैं कि 5% ही खुला हुआ है, मतलब कि मून रेस्टोरेंट के आसपास जो ये होटल्स और दुकानें हैं ना, मेन नारायण बाजार जिसे गिनते हैं, वो ही ओपन है। उसमें भी ज़्यादा होटल और खाने पीने की दुकानें ओपन है। बाकी वो जो शॉप्स वगैरह थी, जिससे जैकेट वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो सारी बंद है। हाँ, एक आधी ड्राई फ्रूट की दुकान खुली हुई है, लेकिन ये भी सिर्फ 28 नवंबर तक है, क्योंकि जो भी ये वीकेंड आएगा ना, ये आखिरी वीकेंड है। 1 दिसंबर से नारायण जो है वो बंद हो जाएगा। है सर्दी, लोग आए वहाँ से होकर जाने सोचेंगे आप लोग। ऐसा ही है। उधर से 2-4 दिन पहले एक बात सुनी है। जी।
बाकी आप लोगों को मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसे नारायण पसंद करता हूँ। मतलब कि आसपास बिल्कुल भी रश नहीं है, शोर नहीं है। तो इस तरह के मौसम में और इस तरह की जगह जो है ना नारायण, इसमें आप इंजॉय करते हैं। पहले हमारी मर्जी थी कि खाना ना हम होटल में मंगा लेते, अपने रूम में मंगा लेते, लेकिन जितनी ठंडी हवा चल रही है वहाँ तक आते ही ना गर्म हो जाना था, ठंडा हो जाना था। सर्दी का असर है, मेरा कसूर नहीं है। तो फिर इसने सोचा कि यहाँ पे ना खाने का कर लेते, यहाँ पे गरम गरम खा लेंगे, क्योंकि ये जिस तरह का मौसम है ना, इसमें ठंडा खाना मतलब कि इस तरह होता है कि रोटी निकालते निकालते इतनी ठंडी हवा आती है कि वो होटल के कमरे तक आते हुए खाना ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं कब से ठंडा रखा हुआ है। ये मोमो रेस्टोरेंट वालों का खाना अच्छा है, सर्विस थोड़ी सी बेहतर कर लेना, मतलब थोड़ी तेज़ कर ले तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये है कि खाना बिल्कुल गरम गरम मिला है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और अभी एक भूख की वजह से रात को आँख नहीं खुलने लगी हमारी अब, क्योंकि सर्दी में आपको पता रातें लंबी होती है तो धक्के से कई दफ़ा आँख खुल जाती है। मैंने पिछले 3 दिन अच्छी खासी डाइट की है, 3 दिन की डाइट ही, और आज सारी कसर निकाल दी है। मेरा ये है कि मैं हॉट चॉकलेट लाजमी पीता हूँ यहाँ आके नारायण में खाने के बाद। इससे भी सर्दी कब लगती है। आप लोग सोच रहे होंगे कब से सर्दी 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 करी जा रहा है, तो मसला ये है कि यहाँ पे से टेम्परेचर जो -1 है, और ये -1 अगर आप कभी गए हो माइनस टेम्परेचर में तो आपको अंदाजा होगा कि ये माइनस टेम्परेचर कैसा होता है। जो यहाँ हवा चल रही होती है ऐसा लगा होता है जैसे हम फ्रिज के अंदर बैठे हुए, चारों तरफ इतनी ठंडी हवा होती है। और लेकिन ये कि मैं इस हवा का तोड़ करके आया हूँ रात को सोने के लिए, खास तौर पे फैसलाबाद से हम लोग निकलते हुए ना हमें अंदाजा था कि टेम्परेचर माइनस में जाएगा, तो हम वहीं से अपने साथ ना स्लीपिंग बैग ले आए थे। ये वाला स्लीपिंग बैग है, ये तकरीबन ना हमारा -15 -20 तक भी चला जाता है। चाइना बॉर्डर भी सब इसको सोर्स में हम गए थे विंटर्स में, तो उसको माइनस तकरीबन 15 तक हमने टेस्ट किया था, इसमें ना लगती नहीं है। लेकिन अभी इस दफ़ा एक चीज़ ऐसी है कि वो वाली सर्दी नहीं जो पिछले साल बर्फ़ पड़ने के बाद यहाँ पे हो जाती थी। पिछले साल जब नवंबर में आते थे तो बगैर इसके स्लीपिंग बैग के यहाँ पे सोया नहीं जाता था, लेकिन आज अभी मैं शाम में जब थोड़ी देर सोया हूँ तो बगैर स्लीपिंग बैग के सोया गया है। तो ये अच्छी बात है कि अभी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की सर्दी नहीं पड़ रही है यहाँ पे। रूम की बात करें तो रूम का सीन यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, क्योंकि ऑफ सीजन है, उस वजह से ना बहुत लिमिटेड होटल्स है। लेकिन उन लिमिटेड होटल्स में भी ना ग्रुप टूर्स आए हुए हैं, मतलब किसी कॉलेज का ग्रुप वगैरह ना, काफ़ी सारी कोस्टें वगैरह खड़ी हुई थी। तो जिनके पास हम आते हैं न्यू पार्क वार्क, इनके पास भी जिस बिल्डिंग में हम रुकते हैं वहाँ पे आजकल कमरा मिल रहा था 2500 3000 का, तो वहाँ पे एक बार रूम नहीं था। लेकिन इनकी फिर ये साथ ही प्रीमियम बिल्डिंग है, यहाँ पे थोड़े से रूम महंगे होते हैं। मतलब कि जिस रूम में रुके हैं ये 6-7 हज़ार रुपये का रूम दे रहे हैं, गर्म पानी 24 आवर और जनरेटर भी। लेकिन हमसे उन्होंने पैसे ले नहीं रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती उनको ना 5000 रुपये दो, तो मुझे रूम जो है 5000 रुपये का पड़ा है। तो अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो आपने ये माइंड में रखना है कि शायद आप अगर इस वीकेंड आते हैं, क्योंकि अभी ना जुम्मे को और ग्रुप टूर आने हैं किसी कॉलेज के, तो शायद आपको थोड़ा सा तो शायद तो शायद आपको थोड़ा सा ना इशू बने कमरे का, तो ये आपने माइंड में रखना है। दूसरा, अगर आपसे छोटे बच्चे हुए तो सर्दी की पूरी तैयारी करके और एक्स्ट्रा शूज़ लाजमी रख लेगा, क्योंकि जूते भी यहाँ पे ब्लैक आइस में या कई दफ़ा वो कोहरा होता है या थोड़ी बर्फ़ में ना गीले हो जाते हैं। बाकी मेन चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी है। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई तो आप कमेंट में पूछ लेगा। इसके अलावा अब नारायण वाला बाबूसर वाला रास्ता तो बंद है, और आपने गिलगित बल्तिस्तान जाना तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा जाने से पहले दासू बिशाह वाला रास्ता देख लेगा। ये मेरी लिखवारी है अपनी कार पे।